हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बात कर रहे हैं 4D 5D सीरीज। ठीक है, जिसका हमने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ लिया है। अच्छे से मैंने बताया हुआ है, पहले उस लेक्चर को जाके देखें और तब इस लेक्चर पे आए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा ना, आराम से आप जाके देख सकते हैं। उस लेक्चर में हमने बात की थी कि 4D 5D को एक साथ क्यों स्टडी कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने वो अच्छे से कराया था, स्टार भी लगवाया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, और नहीं देखा हुआ है तो पहले उस लेक्चर को जाकर देखें तब इस लेक्चर पे आए। ठीक है, क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री में कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, पहले का ऑर्डर बाई ऑर्डर देखना है। ठीक है, इसीलिए मैं ऑर्डर बाई ऑर्डर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो 4D 5D श्रेणी जो सीरीज के जो एलिमेंट है, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है, उनकी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। परमाणु त्रिज्याएं। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि 4D 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की 4D 5D जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी एटॉमिक रेडियस को समझाइए। तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी होगी और वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, याद नहीं होंगी कोई बात नहीं, लगभग मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट ये सारी याद होनी चाहिए, है ना, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको पता होना चाहिए कि 4D 5D की श्रेणी के तत्वों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया हुआ है अच्छे से, दोनों का आकार लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परमाणु त्रिज्या, आकार। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज क्या है। एक डेफिनेशन के रूप में हम लिखेंगे, जब एग्जाम में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले एटॉमिक साइज की हम डेफिनेशन अगर लिखेंगे, ठीक है, कि भाई परमाणु त्रिज्याएं आकार समझाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी परमाणु की, ये कोई परमाणु है और ये नाभिक और ये कोई अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां था और अगले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो परमाणु की क्या कहलाती है, वो परमाणु की क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। मैंने क्या बोला कि भाई किसी परमाणु में नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, इन मानों को लिख लो, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लो दोनों को। ये तो 4D 5D सीरीज के एलिमेंट है यार, जरा निभा मौत तक याद है ना, राह में रोड़ा पड़े तो आग में। ठीक है, ये 5D सीरीज लेंथ है, वेपेनियम, टेंटिनम, टंगस्टन, ला, हफ्ता, वरना, रे और दे, पिटाई और। ठीक है, तो संक्रमण तत्व और जो 4D 5D या डी ब्लॉक के तत्वों में अंतर कितना है मैं बता चुका हूं। 3D वाले में मैं वापस बता रहा हूं कि संक्रमण तत्व तो वो होते हैं जिनमें D10 विन्यास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आते हैं, D1 से लेके D10, वो संक्रमण तत्व है। प्रत्येक संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा, क्योंकि डी ब्लॉक तो है, लेकिन प्रत्येक डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते जिनमें D10 विन्यास होता है। ट्रांजिशन तत्व तो जो है वो डी ब्लॉक के हैं, लेकिन डी ब्लॉक प्रत्येक ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि जिनमें D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिनमें D10 मतलब डी कक्षा पूर्ण भरे होते हैं वो कभी भी ट्रांजिशन नहीं होते। तभी देखो मैंने यहाँ सिल्वर तक लिखा है, कैडमियम नहीं लिखा, क्योंकि कैडमियम में D10 विन्यास होता है सामान्य अवस्था में, जब अपन आगे भी पढ़ेंगे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो कैडमियम था क्या, 4D10 और 5s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जाके देखें पिछले वाले लेक्चर में। तो जब वैसे भी देखो डी पूरा भरा है, अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था आती तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले जाते हैं। ऑक्सीजन अवस्था में आगे बात करेंगे तो 5s0 तब भी कैसा रहता, D10 रहता है। जिनमें D10 विन्यास रहता है वो फिर संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, डी ब्लॉक के तो हैं, इसलिए मैंने कैडमियम नहीं लिखा, क्योंकि हम संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं। तो कैडमियम और जिंक और Hg मरकरी, देखो यहाँ पे भी नहीं लिखा क्योंकि उसमें भी D10 विन्यास होता है। तो ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक के तत्व हैं ओनली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको नहीं लिखा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की, पर मैंने अब थोड़ा सा आपको, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक, फिर देखो आप क्या करेंगे। सामान्यतम जानते हैं, आप इसको भी लिखेंगे, मान लिख लिए ना आपने, आई होप आपने लिख लिए होंगे। सामान्यतः आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ठीक है, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार क्या होता है। मुझे पता है कि एलिमेंट एक्चुअल में लिख तो मैंने ऐसे दिए हैं, लेकिन कैसे हैं, ऐसे है ना, मैं बता चुका डी श्रेणी ऐसे ही है, 3D फिर 4D फिर 5D बता चुका। वो तो अपन रेडियस लिखने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, एक्चुअल में तो ऐसे ही है ना। यहाँ स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इट्रियम से लेके कैडमियम तक ऐसे हैं कि नहीं, ऐसे ही हैं। ठीक है, तो लगता क्या होना क्या चाहिए कि जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, जैसे इट्रियम से जाएंगे अपन Ag पर तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आकार क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, मतलब आकार घटता है। दाएं जाने पर आकार क्या होता है, घटता है। लेकिन
लेकिन 4D व 5D श्रेणी में ऐसा नहीं होता है जिसके निम्न कारण है। एक तो क्या है, जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक है परिरक्षण प्रभाव, यहाँ क्या सील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों कारक एक दूसरे का अपोजिट कार्य करते हैं, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव, ये आकार के मानों को लगातार क्रम में घटने नहीं देते। जेड इफेक्ट होता है वो हमेशा साइज के इन्वर्सली होता है, ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्ट का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण। तो आकर्षण लगेगा तो आकार क्या, इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे तो आकार में क्या होगी, कमी होगी अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा। और परिरक्षण प्रभाव हमेशा साइज के क्या होता है, समानुपाती। ये दोनों कारक प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 4D 5D तत्वों के सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है, लगातार क्रम में। लेकिन 4D 5D श्रेणी के तत्वों के जब अपन परमाणु त्रिज्याओं के मान देख रहे हैं तो शुरू के तत्वों में तो ये एलिमेंट एक्चुअल में ऐसे ही है, इसमें तो किसी कंफ्यूजन नहीं है ना। ऐसे ट्रियम से लेके Ag तक, उसके बाद 5D आएगी लेंथेनम से लेके और Au तक है Hg। वो संक्रमण तत्व नहीं, इसलिए अपन ने Hg नहीं लिखा, मरकरी है ना, गोल्ड तक ही लिखा है, ठीक है। तो शुरू के तत्वों में तो आप देखो, पहले इसके मानों को देखो कि शुरू के तत्वों में तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि मान घट रहे हैं। देखो मान यहां से लेके और यहां तक क्या हो रहा है, घट रहा है। बीच के तत्वों में फिर क्या रह रहे हैं, बराबर। अंतिम तत्वों में क्या हो गए, बढ़ गए। ऐसे ही देखो 5D में शुरू के तत्वों में तो मान क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। देखो लेंथेनम से छोटा, त्रिज्या का मान अंगस्ट्रम में दर्शाते हैं, ठीक है, त्रिज्या को, रेडियस को दर्शाने की यूनिट है। फिर बीच के तत्वों में क्या रह रहे हैं, बराबर है, और अंतिम तत्वों में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि लगातार क्रम में मान क्या होने चाहिए थे, कम। क्योंकि मुझे पता है कि जिसमें 5D की बात करूं तो लेंथेनम, उसके बाद हैफेनियम, और लास्ट में कौन आता है, Hg या Au। Hg तो डी ब्लॉक है, संक्रमण तत्व नहीं है, इसीलिए Au तक ले रहे हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों की या ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट ऐसे ही है, डी ब्लॉक आपके पास आवर्त सारणी होनी चाहिए, मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो आकार इधर से इधर जाने पर क्या होता है, बाएं जाने पर घटता है। तो आकार लगातार क्रम में क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, हैपेनियम है, घटना चाहिए, लेकिन लगातार क्रम में नहीं घट रहा है। शुरू के में घट रहा है, बीच के में बराबर रह रहा है, और लास्ट के तत्वों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे कि भैया आकार का लगातार क्रम नहीं होता। अब वैल्यूज को आप याद नहीं करेंगे, केवल ये वैल्यूज याद रखेंगे आप, पहली लगभग, है ना। उसके बाद घटता क्रम लिख देंगे, और बीच के तत्वों में कैसा कर देंगे, लगभग। अंतिम दो तत्वों में क्या कर देंगे, मान को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डरना नहीं। आप क्या लिखेंगे कि सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे, आप कॉपी भी अभी भी लिख सकते हैं, जाने पर आकार घटता है लगातार क्रम में। लेकिन 4D 5D श्रेणी के तत्वों के आकार के क्रम लगातार नहीं होते, जिनको दो कारक प्रभावित करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर आकार क्या होता है, कम होता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर आकार बढ़ता है। तो क्या लग रहा है, आप कैसे लिखेंगे कि शुरू के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक प्रभावी होगा तो आकार में क्या होगी, कमी, इसीलिए आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर लिखेंगे आपके बीच वाले तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको अपन बोलते हैं, और परिरक्षण प्रभाव के मान लगभग कैसे हो गए होंगे, बराबर हो गए होंगे। तो आकार कैसा रहा, कांस्टेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स काम करते हैं। ये साइज के व्युत्क्रमानुपाती और ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उसका मतलब बीच वाले जो तत्व हैं उनमें क्या हुआ होगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इनके मान बराबर होंगे, तो आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और अंतिम तत्वों में आकार इसलिए बढ़ गया, तो आप क्या लिखेंगे, अंतिम तत्वों में परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक प्रभावी हो गया। आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ कि अधिक प्रभावी हो गया, क्यों, क्योंकि अंतिम तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन या प्रतिकर्षण क्या हो गया, बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन में लगने वाला प्रतिकर्षण ही तो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले जाएंगे, दूर, तो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। लिखो, लैंग्वेज आप कितनी भी बना सकते हैं। लिखा आपने, ठीक है। मुझे बताऊं, एक बार मैं आपको बता देता हूं, आवर्त सारणी आपके पास होनी चाहिए। पहले तो 3D सीरीज आई थी, कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिंक, CD और Hg, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि D10 विन्यास होता है, और मैं बता दूंगा, मैं 3D में भी अच्छे से पढ़ा चुका हूं। उसके बाद कौन आती है, 4D, इट्रियम से लेके और कहां तक, कैडमियम तक। उसके बाद कौन आती है, 5D, लेंथेनम, उसके बाद क्या, हैफेनियम,
इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 57 और इसका 72। बीच में 14 एलिमेंट आते हैं, पता है कहाँ चले गए कहाँ 4f में, ठीक है। क्या हैपेनियम और कहाँ तक जाता है ये मरकरी तक, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि 4d5d के तत्वों का आकार देखो लगभग बराबर आ रहा है 1.60 1.59, इसके नीचे ही आता है, इसके नीचे ही आता है, जर्कियम के नीचे हैपेनियम आता है कि नहीं आता, टी जरा हाफ, तो आकार लगभग बराबर है। लेकिन देखो इसमें देखो ट्रियम में और लेंथेनम में आकार लेंथेनम का बड़ा है। मैंने बताया था कि इनमें वो जो लेंथेनाइड संकोचन है वो लागू नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो 14 तत्व नहीं आए, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक तो 21, इसका 39 और इसका कितना 57। वो कहां से आएंगे जब हैपेनियम आएगा, ठीक है। तो उसका 72, तो बीच में 14 जो तत्व आए वो एफ में आए हैं, और कारण बताया था मैंने अच्छे से, लेंथेनाइड संकोचन। तो आकार को एक कारक और प्रभावित करता है, कौन करता है? तीसरा लेंथेनाइड संकोचन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि भैया जो 14 तत्व हैं वो किसमें चले जाते हैं? एफ कक्षक में चले जाते हैं। एफ कक्षक का जो परिरक्षण प्रभाव है वो कम होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लगने वाला प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति जटिल होती है। तो अब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है भैया 72 में 72 प्रोटॉन है, तो नाभिक पर धनात्मक आवेश प्रोटॉन की वजह से, तो इसका मतलब धनात्मक आवेश ज्यादा है, तो वो क्या करता है फिर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित और आकार में क्या हो जाती है? कमी। इसलिए 5d तत्वों का आकार किसके बराबर हो जाता है? 4d के बराबर, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये इन पे लागू नहीं होता है ट्रियम और लेंथेनम वालों पे, क्योंकि 57 है तो बीच में 14 तत्व कब आएंगे? जब 72 आएगा। इनका आकार लगभग बराबर होगा। देखो देख आ भी रहा है, लगभग बराबर सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनका नहीं आ रहा, इनमें ज्यादा अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ लेंथेनाइड संकोचन प्रभावी नहीं होता। लेंथेनाइड संकोचन में भी आप लिख सकते हैं कि लेंथेनाइड संकोचन क्या होता है कि भैया जब हम हैपेनियम लेंथेनम से हैपेनियम पे जाते हैं तो 14 तत्व एफ कक्षक में चले जाते हैं, और एफ कक्षक में क्या होता है? जाने से परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन में लगने वाला प्रतिकर्षण तो आकार को बढ़ाता है, और एफ का जो परिरक्षण प्रभाव है बहुत पुअर या कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण कम लगता है। और भैया 72 आ गए तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ गई, नाभिक पर धनात्मक आवेश प्रोटॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेंगे। तो जो आउटर सेल के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। और अगर पास आ जाएंगे तो आकार में क्या हो जाएगी? कमी। तभी 5d का आकार लगभग 4d के बराबर। लेकिन ये इट्रियम और लेंथेनम पे लागू नहीं होता, ठीक है। स्कैंडियम से बड़ा आकार इट्रियम का, और इट्रियम से बड़ा आकार लेंथेनम का। इसके बाद कौन आता है? टाइटेनियम। इट्रियम के बाद कौन आता है? जिरकोनियम। और इसके बाद कौन आता है? हैपेनियम। तो यहाँ किसका आकार बड़ा लगभग बराबर होगा? जिरकोनियम और हैपेनियम का। देखो है भी लगभग 1.67 लगभग बराबर ही, ठीक है। 3d से बड़ा किसका? 4d का। और 4d 5d के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो 3d सीरीज है, ये 4d सीरीज है, और ये 5d सीरीज है। तो ऐसा इसलिए हुआ इनका आकार लगभग बराबर कि ये 57 था और हैपेनियम का 72, तो 14 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गए? एफ में गए, ठीक है। इसीलिए आकार घट के कैसा आ गया? 4d के बराबर आ गया, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बोला एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आकार लगातार घटना चाहिए, लेकिन लगातार नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता है आप वो बताएंगे। इसके दो कारण हैं, दो कारण क्यों ये इनको एक्सप्लेन कर देंगे आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप लेंथेनाइड संकुचन के बारे में भी बता देंगे कि 4d 5d का आकार देखो लगभग बराबर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है उसको भी आप अच्छे से जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो अच्छे से लिख लें, वीडियो को स्लो करके कैसे भी करके आप जो मैंने बोला उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, पहले घटता क्रम लिख दो, बीच के तत्वों में लगभग बराबर, अंतिम दो तत्वों में थोड़ी सी त्रिज्या को बढ़ा दो। ऐसा क्यों होता है कि अंतिम तत्वों में त्रिज्याओं के मान बढ़ गए? क्यों? क्योंकि अंतिम तत्वों में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अरे यहाँ देखो भैया 72 और ये कितना होता है 79, ये अगर 39 से चालू होती है इट्रियम की और कहाँ तक जाती है ये 48, और इसका कितना होता है 47, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो अंतिम तत्वों में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज्यादा लोग होंगे तो झगड़ा ज्यादा होगा, तो लोग दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, तो सेम चार्ज होता है तो प्रतिकर्षण लगेगा उनके बीच में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? दूर, तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा अंतिम तत्वों में। ये बीच के तत्वों में आकार लगभग बराबर है, जैसे देखो यहाँ लगभग बराबर है, यहाँ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्ट परिवाही नाभिक आवेश एक दूसरे के क्या होंगे? संतुलित कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। जितना वो बढ़ रहा है उतना वो बढ़ रहा है, तो ये तो आकार को घटाता है, ये आकार को बढ़ाता है, तो आकार में कोई चेंज नहीं होगा। कोई जितना धक्का दे रहा है उतना ही खींच रहा है, तो चीज वहीं रहेगी। इसीलिए बीच के तत्वों में क्या है? त्रिज्याओं के मान लगभग कैसे हैं? कांस्टेंट है, ठीक है। और शुरू के तत्वों में लगातार घट रहे हैं, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट ज्यादा प्रभावी है, तो अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो आकार में क्या होगी? कमी। एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको रटनी नहीं है वैल्यूज, मैंने जो बताया उस तरीके से आपको लिखना। इसको अच्छे से लिख लो,
एक दो बार वीडियो को देख के उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा इसमें की जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 4D-5D की। सबसे पहले मैं आपको लास्ट में लिख दूंगा, ये मैंने टाइम बचाने के लिए स्किप कर दिया वीडियो, थोड़ा सा आपका मिटाने के लिए टाइम बच रहा, ज़्यादा बड़ी वीडियो में चाहता नहीं बड़ी हो। अगला जो हमारा टॉपिक है 4D-5D सीरीज का वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपसे पूछा जाता है कि 4D-5D श्रेणी के तत्वों में परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं समझाइए क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता हो कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, मैं अभी लिख दूंगा लास्ट में, तो आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, पर पहले समझें ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ऑक्सीकरण अवस्था की डेफिनेशन मैंने लिखी, आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कि किसी परमाणु पर भय आवेश जैसे किसी यौगिक में से पृथक करने पर उस पर रह जाता है। ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे इसमें एक लाइन लिख लो कि जो 4D-5D के जो तत्व हैं के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मतलब एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैं इंग्लिश में से लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तित का मतलब क्या है कि जैसे +2 भी दर्शा दी, +3 भी दर्शा दी, +4 भी दर्शा दी, तो उसको बोलते हैं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, पहले तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, किसी परमाणु पर वह आवे जैसे किसी यौगिक में से पृथक करने पर उस पर रह जाता है। जैसे पहले ही बताया था, जैसे मेरे पास है TiCl4, ये तो मैं पढ़ चुका, एक कंपाउंड है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें मुझे टाइटेनियम धातु है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इस पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो इस पर निकालने इसको क्या मानो, X+, एक क्लोरीन पर आवेश होता है -1, तो -1 और 4 क्लोरीन है तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में जाएंगे तो +4 ही हो जाएगा, कुछ चार्ज नहीं तो बराबर में 0 रखते हैं तो +4। इसका मतलब यहाँ टाइटेनियम पर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव में +4, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैं बताऊं कि मैं बोलूं कि AgCl है, और इसमें Ag की सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, तो Cl पे -1 चार्ज होगा तो इस पर कितना होगा, +1, तो Ag की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। क्योंकि अपन इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4D-5D के एलिमेंट यही है डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक के तत्वों की बात अपन कर रहे हैं, तो उन्हीं की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। क्योंकि इस पर ऋणात्मक, तो इस पर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि Cl पर एक ऋणात्मक आवेश क्यों आता है, Cl-, इसलिए आता है कि Cl का परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो होता है 17। इससे आगे एक नोबल गैस आती है आर्गन 18। इसका मतलब जब कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि हमारे पास अक्रिय गैसों के बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो मुझे एक बार बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो Cl-, तो पहले जब उदासीन था तो 17 और एक नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यार, 17 और 1 18, इसीलिए क्या बनता है, Cl-। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इससे आगे एक नोबल गैस आती है नियॉन 10। तो ये क्या चाहे, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, मेरा अक्रिय गैसों के बराबर मेरे पर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 10 है नियॉन में, तो ये क्या चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, ग्रहण कर लूं, तो 8 और 2 10, तो इसीलिए O- बनता है, O-2 बनता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि पोटेशियम के परमाणु क्रमांक होता है 19, इसके आसपास कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गन 18, तो K हमेशा क्या बनाएगा, K पॉजिटिव, कभी K नेगेटिव नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18। अक्रिय गैस ज्यादा, और अक्रिय गैस जिनके पास विन्यास होता है वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, इसीलिए K+ बनता है। समझ में आई मेरी बात, आई क्या, ठीक है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है कि कोई यौगिक में कोई जो परमाणु उसको जब उसमें से पृथक कर रहे हैं तो उस पर जो आवेश रह जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है, और चीज देखो कि मैं 4D-5D के उपलक्ष्य में बात करूं कि बे ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती हैं जिनमें अर्धपूरित व पूर्ण
पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त हो, विन्यास प्राप्त, इसका क्या मतलब है? प्राप्त। जैसे कि एग्जांपल कि मेरे पास लैंथेनम है 57, इसकी जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो हाईली स्टेबल होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब प्लस धनात्मक आवेश का बाद इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उसके बाद या तो अर्धपूरित विन्यास बचे या पूर्ण पूरित बने, तो वो ज्यादा स्थायी होती है। या फिर अक्रिय गैसों जैसे विन्यास आए, हीलियम, नेनो, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं लैंथेनम का, लिख चुके हैं हम लोग, जीनॉन 54 और क्या 4f इसमें आता नहीं है, 5d और क्या 6s, 6s2 और 5d क्या 1, यही होता है कि नहीं होता? अरे यही तो होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो मेरी एक बात कि 54 तो 56 और 57, 57 तो बनने, तो +3 का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और जब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा विन्यास रह गया? जीनोन जैसा। और जीनोन कैसी होती है? स्थायी गैस होती है। इसीलिए लैंथेनम की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो हाईली क्या होती है? स्टेबल। वैसे तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, भैया 6s2 तो 2, और आपसे पूछेगा इसकी एक तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है कि भैया 6s के इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2 आ जाएगा, और अगर डी का भी निकल जाए तो +3, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगी? +3 वाली। क्यों? क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आया? जीनॉन 54 आगे, क्योंकि जीनॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन रह गया La+3 में, इसीलिए +3 ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसे आप एक और समझ सकते हैं, कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है ल्यूटेशियम 71, क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, जीनॉन 54, इलेक्ट्रॉन विन्यास जाके देख सकते हैं 5d और 6s, 6s2 यही होता है ना। उसके बाद क्या 54 और 2 56, 56 और 14 70 और 1 71, ठीक है। तो अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो इसमें कैसा विन्यास आ जाएगा? 4f14, और 4f14 का मतलब कैसा विन्यास होता है? पूर्ण पूरित होता है। इसीलिए Lu+3 क्या है? हाईली स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए Lu+3 दर्शाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे कुल मिला के बात यह है कि कहीं अगर F7 विन्यास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अर्धपूरित F की बात करेंगे, ठीक है, या D7 विन्यास प्राप्त हो रहा है, तो D5, क्योंकि D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10, तो 10 का आधा 5, तो अर्धपूरित विन्यास है। कहीं D10 प्राप्त हो रहा है, D10 तो पूर्ण पूरित है कि भैया इलेक्ट्रॉन निकल गया और D10 आ रहा है। कहीं F7 प्राप्त हो रहा है या F14 प्राप्त हो रहा है, अगर अपन F ब्लॉक की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकल जाने का पता, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर रह जाएं D5, D10 या F7, F14, तो वो जो ऑक्सीकरण अवस्था होंगी वो कैसी होंगी? हाईली कैसी होंगी? स्टेबल होंगी, ठीक है, सर्वाधिक स्थायी। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात ये विन्यास प्राप्त हो रहे हैं, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित। डी का अर्धपूरित D5 होता है, F का अर्धपूरित F7 होता है, और पूर्ण पूरित F14 होता है, ठीक है। या फिर अक्रिय गैसों जैसा विन्यास आ जाए, जैसे लैंथेनम में आया, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है? हाईली क्या है? स्टेबल है, ठीक है। कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके बाद देखो। तो जैसे कहीं आया किसी का ऑक्सीकरण अवस्था, एक तो जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लूं, किसी की ऑक्सीकरण अवस्था एक तो है +4 और एक है +3, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकाल दिए। तो जब +4 निकाल दर्शा रहा था, एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, तो विन्यास आ रहा था D10 आ रहा था, ऐसे समझो, है ना। जैसे +2 दर्शा रहा है ये, +2, और जब +3 दर्शा रहा था तो आ रहा था D9, है ना। D10 दर्शा रहा है, क्या दर्शा? D9, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगी? +2 वाली, फिर, क्योंकि D10 कैसा विन्यास है? पूर्ण पूरित है। यहां की कैसा एग्जांपल आए कि एक में तो आ रहा है D5, इलेक्ट्रॉन निकाल कर इतने इलेक्ट्रॉन बचे, D में 5, और एक में आ रहा है D6। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, जब D5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ऑक्सीजन स्टेट होगी, ये जब D6 आ रहा है उसकी तुलना में कैसी स्थायी होगी?
ज्यादा स्थायी होगी। क्यों? क्योंकि D5 एक कैसा विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास है, ठीक है। और अर्धपूरित में पूर्णपूरित विन्यास होगी कैसी होती हैं? हाईली स्टेबल होती हैं, ठीक है। मैं अभी सारी लिख रहा हूँ 4D 5D की, आप उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं बताऊंगा भी कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ठीक है। पहले इसके बारे में जनरल जानकर लिखो, ऑक्सीजन अवस्था होती क्या है, फिर मैं सबको अभी एक साथ लिख देता हूँ, है ना। 4D 5D भाई मैंने सारी ऑक्सीजन अवस्थाएं बोर्ड पे लिख दी हैं। 4D तत्वों की ये होती हैं, 5D तत्वों की ये होती हैं। पहले आप क्या करोगे, जो आपने लिखा वो तो उतना लिख लिया, उसके बाद इनको ऐसे लिखोगे, ठीक है। और कुछ डिब्बे में बनाओगे, जो डिब्बे वाली जो है ना, लाल डिब्बे में जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था है उनको हमने डिब्बे में दर्शाया। ऐसा क्या होता है मैं कुछ को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, सारा को तो नहीं, लेकिन कुछ जो जेनुअल है, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था है, उच्च स्थायी क्यों है, ज्यादा स्थायी अपन बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों को लिख लो, फिर अपन बात करते हैं आगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लिख लिया आपने? पोज करके वीडियो को लिख लो। अब देखो सबसे पहली बात तो यही आती है कि देखो यहां जो 4D का तत्व है रूथेनियम, उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +8 तक चली गई। और 5D का एलिमेंट है ऑस्मियम, उसकी भी क्या चलेगी? 8 तक। तो सबसे पहली बात तो यही कि 3D के तत्वों में 4D 5D के तत्व उच्च ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इसका रीजन क्या है कि 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में जो 4D 5D के तत्व हैं, क्योंकि 3D में देखता हूं कहां तक गई थी, मैग्नीज में गई थी +7 तक, ठीक है। D के 5 इलेक्ट्रॉन और किसके इलेक्ट्रॉन? 2s के, ठीक है। तो 7 तक गई थी, लेकिन यहाँ 8 तक जा रही है। तो इसका रीजन क्या है कि भैया ये ज्यादा उच्च ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो धनात्मक आवेश आता है वही तो ऑक्सीजन अवस्था है, तो इसलिए त्याग सकते हैं कि हमको पता है कि 3D से बड़ा आकार किसका होता है? 4D तत्वों का। और 4D 5D का लगभग कैसा होता है? बराबर होता है। साइज, अगर अपन साइज की बात करें तो 3D से बड़ा आकार है 4D 5D का। और अगर आकार बड़ा है तो मुझे बताओ, एक तो किसी का आकार ये है और एक किसी का आकार नाभिक है और ये है, तो किस में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे? इसमें से, किस में से? बड़े आकार वाले में से, क्योंकि आकार जितना बड़ा होगा नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आकर्षण क्या होगा? कम, क्योंकि दूरी ज्यादा होगी, और आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो हम पहली लाइन तो ये लिखेंगे या लिख सकते हैं हम इसमें कि 3D तत्वों की तुलना में 4D 5D तत्वों में उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, जैसे रूथेनियम +8, ऑस्मियम +8। इसका कारण क्या है कि 3D के तत्वों की तुलना में 4D 5D के तत्वों का आकार क्या होता है? बड़ा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से या ज्यादा संख्या में क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। नोट डाल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि 4D 5D के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो +8 तक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। तो कौन है? ऑस्मियम है 5D में, और रूथेनियम किस में है? 4D में, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ लेता है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन अवस्था वाले तत्व कौन से हैं 4D 5D में, तो वो ये है, कहां तक दर्शाते हैं? +8 तक। अब जैसे मैंने जो लाल डिब्बे में जो बंद कर रखी है वो उच्च स्थायी ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं। क्यों? जैसे हम सिल्वर को ले, Ag में +1 ज्यादा स्टेबल +2 की तुलना में। Ag मतलब +1 ऑक्सीजन अवस्था में यौगिक ज्यादा बनाता है। क्यों? क्योंकि जब हम Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके पास होना चाहिए, पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, कॉपी में भी आपने लिखा होगा तो वो पास में देखो उसको। Ag क्या लिखते हैं हम लोग? क्रिप्टॉन 36, ठीक है। परमाणु क्रमांक भूल गए तो कॉपर का तो याद है 29, उसमें 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? 18 जोड़ोगे तो 47, 18 जोड़ देंगे, ठीक है। 29 में कॉपर के नीचे ही आता है, कॉपर 3D में Cu Ag Au। कौन आगे आया बता चुका हूं मैं। क्रिप्टॉन 36, 4D और 5s, क्या लिखेंगे? 5s2 और 4D 9, 36 और 2 38 और 9 47। लेकिन क्या हो जाता है? 4D 10 और 5s 1 हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि D10 ज्यादा स्टेबल। जब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग दे, D10 स्टेबल, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी कॉपी में आप पढ़ चुके हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कैसा विन्यास आएगा? D10। और D10 कैसा विन्यास है? पूर्ण पूरित। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैसा आएगा? D9, क्योंकि एक तो S का और एक D का। तो मुझे बताओ पूर्ण पूरित कौन है? D9 कि D10? D10। तो D10 कब आया? जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। इसीलिए कौन से ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्टेबल है? +1 +2 की तुलना में, ठीक है। समझ में आई ना? क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त हो रहा है। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना और आप कर सकते हो। जिसमें बात करूं जिरकोनियम में +4 ज्यादा स्टेबल +3 की तुलना। जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक 40, क्योंकि ट्रियम का 39, जिरकोनियम का 40। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, क्या? क्रिप्टॉन 36, 4D और 5s कैसे लेगा? 4D 5s पता है। क्रिप्टॉन 4 नंबर के अक्रिय गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, उससे एक ज्यादा s, और जितने नंबर का अक्रिय गैस है उतना ही क्या? नोबल गैस उतना ही d। तो 4D 5s। तो 36 और 2 38 और 2 40, पहले s में भरेंगे क्योंकि s में 2 आ सकते हैं, तो 40 ही, तो 40 ही भरने। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो D2 आता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये
कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसमें? 36 रह जाएंगे, और 36 किस में है? क्रिप्टॉन में, अक्रिय गैस के बराबर। अगर ये +4 इस पर चार्ज कब आएगा? जब S के भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं और D के भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो अक्रिय गैस जैसा विन्यास आ जाएगा, नोबल गैस जैसा। और जिनमें नोबल गैस जैसा विन्यास होता है वो हाईली क्या होते हैं? स्टेबल। इसलिए Zn+4 क्या है? एक स्टेबल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऐसे ही याद रखें, पैलेडियम जो है वो या तो +2 में यौगिक बनाता है या +4 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समबल यौगिक कभी अपन आगे पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया भी है। तो प्लेटिनम के या तो +2 में यौगिक थे या +4 में थे, ठीक है। ये दिमाग में बात रखनी है। आप कोई को भी देख सकते हैं, जैसे नायोबियम में देखो +5 आया, क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि नायोबियम का परमाणु क्रमांक 41, और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कैसा रह जाएगा? 36 क्रिप्टॉन जैसा, 36 41 में। तो 5 त्याग देगा तो क्रिप्टॉन जैसा होगा, तो हाईली क्या होगा? स्टेबल। इसलिए Nb+5 क्या है? स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, किसी को भी देख लो। जैसे AU क्यों बना रहा है? क्योंकि D10 विन्यास होता है, D10 मतलब वही 6s1, कॉपर के नीचे Ag के नीचे क्या? AU, ठीक है। तो जिसमें जो कंपाउंड बनाएगा, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जो स्टेबल ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, वो परमाणु या वो आयन या वो डी ब्लॉक का तत्व उन्हीं ऑक्सीजन अवस्थाओं में क्या बनाता है? यौगिक बनाता है, ठीक है। जो मैंने डिब्बे में लिखी है वो क्या है? हाईली स्टेबल है, ठीक है। आप किसी को भी देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। किसी में D7 विन्यास आएगा तो वो क्या होंगी? ज्यादा स्टेबल होंगी, सीधी सी बात है। जैसे रूथेनियम में +3 आई तो आप बता सकते हैं +3 ज्यादा स्टेबल। रूथेनियम का परमाणु क्रमांक याद नहीं है? 39, 40, 41, 42, 43, 44। वही क्रिप्टॉन 36, 4D और क्या? 5s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद बताएंगे, बताओ देख के, कॉपी में जाके देख के बताओ या कैसे भी बताओ। 36 और 2 38, 38 और 6 44, यही था ना। लेकिन क्या होता है बताओ? S में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है? एक रह जाता है, ठीक। और इसमें कितने आ जाते हैं? 7, 5s। देखो कॉपी में जाके, एक है उसमें S में, रूथेनियम में 36 और 2 38 और 44, 36 37 और 7 44। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका त्याग दे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से त्याग दे तो D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? D5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाके देखो, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग देता है तो एक S में से, 2 D में से, तो 7 में से 5 और एक S में से, तो D5 रह गया। और D5 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? अर्धपूरित है, हाफ फील्ड है, इसीलिए रूथेनियम +3 के ऑक्सीजन अवस्था है। कुल मिला के बात ये है, देखो ये समझो कि भैया वो ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्थायी है कि जब इलेक्ट्रॉन चला गया है तो या तो अक्रिय गैस जैसा विन्यास है, मतलब अक्रिय गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन आए, या D5 आए या D10 आए, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन या वो ऑक्सीजन अवस्था कैसी होगी? हाईली स्टेबल होगी, ठीक है। आप इस बात को, जैसे मैं आयरन में भी हमने 3D में भी देखा था कि जैसे Fe+3 ज्यादा स्टेबल है या Fe+2। जैसे आयरन का मैं आप एग्जाम्पल बताऊं, 3D को याद कराऊं आपको। Fe+2 और एक होता है Fe+3। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके तो आयरन होता है 26 आर्गन, 3D का एलिमेंट है 3D6 और 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए तो D6 बच रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग गए तो क्या बच रहा है? D5 बच रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Fe+3 बनेगा, इसलिए Fe+3 क्या है? हाईली स्टेबल। ये 3 इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा? जब 2 तो S में से, 4s में से और एक D में से, तो D5 रह जाएगा। और D5 कैसा विन्यास है? अर्धपूरित। अगर केवल 2 त्यागता तो कैसा रहता? D6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किस में से जाते? 4s में से, तो +2 बनता है। और अगर एक D का चले जाए, 2 S के चले जाए तो कितनी आएगी? +3, तो D में कितना रह जाएगा? D5, तो अर्धपूरित, इसलिए Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe+2, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनको याद रखेंगे दिमाग में अच्छे से। जो मैंने डिब्बे में बनाई है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीजन अवस्थाएं उच्चतम दर्शाते हैं, क्यों? क्योंकि 3D के तत्वों की तुलना में 4D 5D का आकार कैसा होता है? बड़ा। तो नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों पे कम रहता है, ज्यादा दूर दूर रहते हैं, तो दूर दूर रहेंगे तो कोई भी ले जाएगा, सीधी सी बात है। अगर घर बड़ा है तो अगर हमारा कोई दोस्त आएगा तो पापा मम्मी तो नाभिक हैं, बीच में हैं, और साइड में दो हम कमरे में रह रहे हैं तो हम आसानी रहेगी ना। बड़ा घर होगा तो भागने में, छोटा घर होगा तो मम्मी पापा की नजर रहेगी या नाभिक की नजर रहेगी, इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण रहेगा तो भागना कठिन होगा। तो इसीलिए 4D 5D का आकार बड़ा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलकर जो धनायन बन रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वही तो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। कौन से तत्व चाहते हैं? उच्चतम, आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। आई होप इनको लिख लो अच्छे से, है ना। ये 4D की हैं और ये 5D की। उच्चतम वालों को कोष्टक में दर्शा देंगे, क्यों होती है हमको दिमाग में। जैसे La+3 ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि 57 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 54 जीनोन जैसा, तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अक्रिय जैसा विन्यास है। आई होप आपको लेक्चर बहुत बेहतर लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए और नोट्स बनाइए। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक है। खुश रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।